Hey, what's up guys? Welcome back to the next video. तो दिस इज पार्ट 19 गाइज। तो 17 पार्ट ऑलरेडी हमने इसके डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली 18 पार्ट में हमने डिस्कस किया था मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। तो आपने अगर उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आज का मेन टॉपिक होने वाला है गाइज मेथड ओवरराइडिंग, और उसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख लेंगे और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इतने में हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एडवांस कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे। ओके, तो हमारा सेशन अभी स्टार्ट करते हैं गाइस विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड ओवरराइडिंग। तो बेसिकली मेथड ओवरराइडिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, इसमें क्या कुछ हम कर सकते हैं और क्यों मेथड ओवरराइडिंग हमें यूज़ करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। उसके बाद हम एक्लिप्स में एग्जाम्पल्स देख लेंगे। तो आई स्टार्ट विद द डेफिनेशन गाइज। Inheriting method from superclass and changing its implementation in subclass according to subclass specification is called as method overriding। तो सिंपल सा पहला हम क्या लिख देते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है गाइस। ठीक है, तो इनहेरिटिंग अ मेथड फ्रॉम सुपरक्लास एंड चेंजिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन द सबक्लास अकॉर्डिंग टू सबक्लास स्पेसिफिकेशन इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। तो बेसिकली हमने पिछली सीरीज में या फिर पिछले पार्ट्स में डिस्कस किया था कि इनहेरिटेंस क्या होता है। एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को कॉपी करता है या फिर इनहेरिट करने को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो बेसिकली पहली चीज़ क्या है, मेथड ओवरराइडिंग करना है तो पहले हमें इनहेरिट करना होगा एक मेथड को। उसके बाद सेम सिग्नेचर, मतलब उसका जो डिक्लेरेशन होता है उसको हम सेम ही रखेंगे, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन चेंज करेंगे। मतलब जो भी उसका एसओपी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, पैरामीटर्स हो सकते हैं, पैरामीटर्स हम नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ हम इसका इम्प्लीमेंटेशन जो भी बॉडी के अंदर होता है उसको चेंज करेंगे। जब मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग दोनों अपोजिट है गाइस। मेथड ओवरलोडिंग में हम सिग्नेचर चेंज करते हैं और मेथड ओवरराइडिंग में हम सेम सिग्नेचर रखते हैं। मेथड ओवरलोडिंग जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए यूज किया जाता है, वेरएज मेथड ओवरराइडिंग को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम यूज करते हैं। तो इतना डिफरेंस हमें समझ में आ चुका है। अब चीज क्या है गाइस, व्हेन ओवरराइडिंग अ मेथड द सब क्लास शुड रिटेन सेम मेथड सिग्नेचर डिफाइंड इन द सुपर क्लास एंड चेंज ओनली द मेथड इम्प्लीमेंटेशन। तो जस्ट नाउ हमने डिस्कस किया कि जब भी हम कोई मेथड को ओवरराइड करना चाहते हैं तो उसका सेम डिक्लेरेशन होना चाहिए, जिसका जो कि मेथड का नाम है, रिटर्न टाइप, उसके बाद नंबर ऑफ पैरामीटर, सब कुछ सेम रहना चाहिए। सिर्फ उसके बीच का जो बॉडी का इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज मेथड ओवरराइडिंग। नाउ वी कैनॉट ओवरराइड द फॉलोइंग मेथड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये एमसीक्यू में आपको जरूर आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो मेथड्स यहाँ पे मैंने 3 लिखे बोल्ड जो फॉन्ट में, उनको यहाँ पे ओवरराइड नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो पहला क्या है गाइस, प्राइवेट इंस्टेंस मेथड को, जो प्राइवेट होता है, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर जब भी हम प्राइवेट देते हैं तो उसका स्कोप जो है सिर्फ एक क्लास में रहता है। ठीक है, तो मान लो क्लास ए है, सी ए मतलब क्लास है, और उसके बाद यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे ये मान लो क्लोज हो रहा है। तो जो भी मेथड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन है, सिर्फ एक क्लास को ही सीमित रहता है। जो भी वेरिएबल्स मैं इसमें डिफाइन करूंगा सिर्फ एक क्लास के अंदर, इन दोनों पैरेंथेसिस के अंदर वैलिड होते हैं। तो इसको मैं इनहेरिट करके, मान लो एक क्लास बी है, ठीक है, तो क्लास बी है, तो इस क्लास में मैं ये जो वेरिएबल्स क्लास ए में थे उसको क्लास बी में इनहेरिट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, प्राइवेट है, पी है। प्राइवेट मतलब सिर्फ क्लास के अंदर स्कोप होता है। इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इसके चलते अगर कोई मेथड प्राइवेट है तो हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, और विन इनहेरिट नहीं कर सकते तो ओवरराइड भी हम नहीं कर सकते। एक पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट चीज क्या है, स्टैटिक मेथड। अब देखिए गाइस, इनहेरिटेंस, स्टैटिक मेथड्स आर नॉट इनहेरिटेड टू सब क्लास। तो हम सबको पता है कि जब भी इनहेरिटेंस होता है सिर्फ इंस्टेंस मेथड्स को ही हम इनहेरिट कर सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं। स्टैटिक जो होते हैं उसको कॉपी नहीं किया जा सकता। अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल है तो वो इनहेरिट नहीं होगा, और एक स्टैटिक मेथड है तो वो भी इनहेरिट नहीं होगा। अगर इनहेरिटेंस नहीं होगा तो गाइस वहाँ पे ओवरराइडिंग भी नहीं होगा। तो इनहेरिटेंस मतलब ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग करने के लिए कंपलसरी इनहेरिटेंस करना ही पड़ता है। तो इसके चलते अगर स्टैटिक मेथड है तो उसको मैं इनहेरिट नहीं कर पाऊंगा, अगर इनहेरिट नहीं कर पा रहा हूँ तो उसको मैं ओवरराइड भी नहीं कर सकता। तो दूसरा पॉइंट भी अभी क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट वन क्या बचता है गाइस, फाइनल इंस्टेंस मेथड।
अब देखिए फाइनल कीवर्ड का क्या मतलब होता है कि फाइनल कीवर्ड मतलब अगर कोई मेथड फाइनल हमने यहाँ पे लिखा है तो उसमें ओवरराइडिंग अलाउड नहीं है। फाइनल मतलब यही फिक्स है, इसका इम्प्लीमेंटेशन अब नहीं चेंज होगा। ये फाइनल है, ये फाइनल डिसीजन है। मतलब हम जो दोस्त लोग मिलकर गोवा जाने की मतलब जो तैयारी करते हैं और उसमें फाइनल डिसीजन एक लोग हमारा जो भी टीम लीडर होता है वो बना देता है कि हाँ भाई फाइनली हम जाएंगे और इतनी ही तारीख को जाएंगे, तो ये फाइनल होता है गाइस। वैसे वो चेंज हो जाता है, मतलब रियल लाइफ में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता। तो ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो फाइनल का मतलब होता है कि इसको आप चेंज नहीं किया जा सकता। अगर चेंज नहीं कर पाएंगे तो ओवरराइडिंग नहीं होगी। ओवरराइडिंग का मतलब ये होता है कि उसको चेंज करना, ठीक है। तो जो भी प्लान हो रहा है और जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसको चेंज करके करके अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम उसको चेंज करेंगे, तो उसको हम ओवरराइडिंग बोलते हैं। अब ये जो की पॉइंट्स है गाइस, इनको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। जब आप एग्जांपल्स देख लेंगे उसके बाद एक की पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब मेथड ओवरराइडिंग जैसे कि मैंने बताया था, इनहेरिटेंस सब कुछ यूज़ करना पड़ता है, तो मैं एक्लिप्स में चला जाता हूँ जल्दी से। और पिछली वीडियो में हमने मेथड ओवरलोडिंग डिस्कस किया था, तो बेसिकली नया पैकेज बना देता हूँ जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो मेथड ओवरराइडिंग ये नया पैकेज हमने बना दिया, ठीक है। तो अब नए पैकेज में मैं एक क्लास बना देता हूँ, ठीक है। तो क्लास का नेम ठीक है कुछ भी रख सकते हैं, डेमो 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे कि हम इसी को यूज़ करते हैं और सेम पैकेज में रहेगा। और यहाँ पे कोई भी मेन मेथड मुझे नहीं चाहिए, तो एक मैंने सिंपल सा क्लास बना लिया गाइस, ओके। तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और यहाँ पे आपको दिख भी सकता है अच्छे से, ओके। दैट्स इट गाइस। अब यहाँ पे मैं पहले कुछ मेथड्स को डिफाइन करता हूँ, उसके बाद उनको मैं यहाँ पे ओवरराइड करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो जस्ट आई विल स्टार्ट राइटिंग गाइस। एक मेथड ले लेता हूँ जिसका रिटर्न टाइप वाइड है, मतलब कुछ भी नहीं है, और मेथड का नेम मैंने टेस्ट ले लिया, ठीक है। तो एक टेस्ट जो है मेथड है मेरा। अब इसमें एक लेटर से system.out.println डाल के कुछ मैसेज में देना चाहता हूँ, ओके। तो टेस्ट डिफाइंड इन demo1 क्लास, मतलब ये जो लाइन है ये हमें एग्जांपल के लिए लेना है गाइस, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है और कब एग्जीक्यूट हो रहा है। तो क्लास मैंने एक सिंपल से क्लास बना दिया, उसके अंदर एक मेथड बनाया है, मेथड का नाम टेस्ट है, कोई भी पैरामीटर नहीं है, और उसके अंदर एक system.out.println मतलब एक SOP स्टेटमेंट है जो कि कुछ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्लास हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करता होगा, दूसरा क्लास बना लेता हूँ मैं, और सेम क्लास मैंने बनाया और उसके बाद इसका नाम demo2 रखता हूँ। अब मैंने बोला था कि जब भी हम ओवरराइडिंग करते हैं तो हमें इनहेरिटेंस करना ही पड़ता है, तो क्लास demo2 एक्सटेंड्स demo1, ठीक है। तो क्लास demo2 एक्सटेंड्स demo1 ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, ये पूरा क्लास का हमारा डिक्लेरेशन हो गया। अब देखिए demo2 एक्सटेंड्स demo1 मतलब जो भी demo1 की प्रॉपर्टीज है इन सभी को demo2 में कॉपी किया गया है। मतलब ये जो टेस्ट मेथड है ये ऑलरेडी इसमें अभी इनहेरिट हो चुका है या फिर कॉपी हो चुका है इंटरनली, क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस यहाँ पे किया है। इनहेरिटेंस मतलब एक्सटेंड्स कीवर्ड की मदद से हम करते हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस अब हो गया। अब क्या करता होगा इस मेथड ओवरराइडिंग यहाँ पे, ठीक है। तो मेथड ओवरराइडिंग यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करूँगा गाइस, तो आप सबको पता है सेम इसका सिग्नेचर रहना चाहिए, तो सेम रिटर्न टाइप होगा, उसके बाद सेम क्लास नेम, और उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस और ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस। अब पूरा हो गया सेम सिग्नेचर। सिग्नेचर मतलब क्या होता है, डिक्लेरेशन। ये जो लाइन थी यहाँ पे एज इट इज मैंने लिखी, और ये जो क्लोजिंग था इसको भी मैंने लिख दिया। अब इसको जो कहते हैं इसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया था, टेस्ट डिफाइंड इन demo1 क्लास मैंने ऐसे लिखा था। अब यहाँ पे मुझे इसको चेंज करना होगा गाइस। इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन चेंज होगा तो इसे भी बोलेंगे हम मेथड ओवरराइडिंग। तो यस system.out.println, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लिखूंगा गाइस जस्ट फॉर माय रेफरेंस, ठीक है। तो टेस्ट मेथड री डिफाइंड इन demo2 क्लास, ठीक है। तो टेस्ट मेथड डिफाइंड इन demo2 क्लास, तो demo2 क्लास में मैंने इसको रीडिफाइन किया है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा गाइस, अब एक मेन क्लास बना लेता हूँ जहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। तो Ctrl+N मैं दबाता हूँ और यहाँ पे मैं कलेक्शन क्लास, और उसके बाद नेक्स्ट, और इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेटेस्ट से मेन क्लास 1 ले लेता हूँ।
और ये सेम पैकेज में रहेगा और इसके साथ ही मुझे बना बनाया मेन मेथड चाहिए। तो ये सब कुछ आ गया गाइस हमारे सामने। ओके, तो अब क्या कर लेता हूँ जल्दी से, एक मैं इसका demo2 का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, तो demo2 d1 इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा demo2। अब इसका ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया विद रेफरेंस वेरिएबल d1। अब d1 के अंदर के टेस्ट मेथड को मैं बुलाता हूँ गाइस। ठीक है, तो टेस्ट मेथड को जब बुलाऊंगा तब आप देखिए आउटपुट क्या कुछ आता है हमारे लिए। यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ। तो टेस्ट मेथड रीडिफाइंड इन demo2 क्लास, क्या कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है गाइस, टेस्ट मेथड रीडिफाइंड इन demo2 क्लास यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। और ये जो फाइल्स है ये दूसरे पैकेज के फाइल्स है गाइस, तो इनको मैं हटा देता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो demo1 और यहाँ पे हमने demo2 का ऑब्जेक्ट बनाया है। demo2 में कौन सा मेथड है गाइस, टेस्ट मेथड को कॉल किया था। तो टेस्ट मेथड में क्या लिखा था, टेस्ट मेथड रीडिफाइंड इन demo2 क्लास। तो आउटपुट आपको वही मिल रहा है, टेस्ट मेथड रीडिफाइंड इन demo2 क्लास। तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का जब भी आप ओवरराइड करते हो कोई मेथड को, तो मैंने demo2 का ऑब्जेक्ट बना दिया और इसको मैंने ओवरराइड किया हुआ है। तो इसके चलते मुझे जो ओवररिडन मेथड होता है वही मिल जाता है। मान लो क्या करता होगा, इसमें demo1 का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, तो demo1 और d2 इक्वल टू न्यू demo1। ठीक है, तो इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसके अंदर टेस्ट मेथड को मैं कॉल करूँगा। ठीक है, तो अगर इसके अंदर मैं टेस्ट मेथड को कॉल करूँगा तो आप बेसिकली देख सकते हैं, तो टेस्ट मेथड, सॉरी गाइस, यहाँ पे मुझे d2 और डॉट इसके बाद लिखना है टेस्ट। ठीक है, तो d2 डॉट टेस्ट मैंने लिख दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ और इसको हम रन करते हैं। अभी देखिए, तो पहला क्या था, मैंने d1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, टेस्ट मेथड रीडिफाइंड इन demo2 क्लास हमें एग्जीक्यूट होके मिल रहा है। अब उसके बाद जब मैं demo2 का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, वहाँ पे क्या लिखा था गाइस, demo1 में टेस्ट डिफाइंड इन demo1 क्लास लिखा है हमने। तो टेस्ट डिफाइंड इन demo1 क्लास मतलब ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, और टेस्ट रीडिफाइंड इन demo2 क्लास मतलब ये वाला। तो बेसिकली जब भी हम ओवररिडन मेथड जो होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पाता है। तो क्लास demo2 में ऐसा नहीं है कि ये जो ऊपर वाला ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इस मेथड को मैंने यहाँ पे ओवरराइड किया है, इसको चेंज किया है। तो जो भी चेंज किया हुआ होगा इम्प्लीमेंटेशन है वही एग्जीक्यूट होगा। अगर हम इसी में एक्सेस करना चाहेंगे तो सिर्फ ये जो वाइड टेस्ट मेथड है ये होगा। तो फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन क्या होता है गाइस, जब भी एक क्लास में से दूसरे क्लास में आप इनहेरिटेंस करके कोई मेथड को ओवरराइड करते हैं, और जो सब क्लास, इसको हम बोलेंगे सुपर क्लास और इसको सब क्लास, जब सब क्लास के मेथड को आप कॉल करेंगे तो जो भी चेंज किया हुआ इम्प्लीमेंटेशन होगा वही आपको देखने को मिलेगा, ना कि ओरिजिनल जो भी था वो दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको ही कहते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग, मतलब सिग्नेचर सेम रखना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने SOP कुछ और किया था और यहाँ पे मैं कुछ और प्रिंट कर रहा हूँ। तो दिस इज एन एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल फॉर मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तब इतना समझने के बाद कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स और भी हम देखेंगे गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये सब कुछ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ मेथड ओवरराइडिंग इज डन इन सब क्लास the object of subclass will be having the overridden method. If overriding is not done, the subclass object will have the superclass method. तो बेसिकली अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब भी हम मेथड की ओवरराइडिंग करते हैं तो जो भी सब क्लास में मेथड ओवररिडन होता है उसी को ऑब्जेक्ट रखेगा, ना कि ओरिजिनल जो भी सुपर क्लास था उसका। ठीक है, तो अगर ओवरराइडिंग नहीं किया है तो यहाँ पे क्या मतलब, इसको भी मैं दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो मान लो कि मैं यहाँ पे ओवरराइडिंग नहीं करता हूँ तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। राइट, तो डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि इसको इनहेरिट किया है, इनहेरिट किया मतलब ये जो मेथड है इसमें भी होगा और इसमें भी ये होगा, एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो अगर जब मैं रन करूँगा तो सेम आउटपुट मुझे मिलेगा, टेस्ट डिफाइंड इन demo1 क्लास और टेस्ट डिफाइंड इन demo1 क्लास। क्योंकि यहाँ पे जो मेथड है demo1 में मैंने डिफाइन किया था, अब demo2 में इसको मैंने मॉडिफाई भी नहीं किया और नया मेथड भी नहीं लिख दिया, तो क्या होगा, ये जो वाइड टेस्ट है जो सेम टू सेम मेथड है ये यहाँ पे भी होगा। तो इंटरनली क्या होता है गाइस, इसकी जो एक कॉपी है Ctrl+C करके अगर मैं इसको Ctrl+V कर दूँ ना तो कुछ इस तरह से इंटरनली हो जाता है। ठीक है, तो ये इंटरनली ऐसा होता है।
मतलब एक्सटेंड कीवर्ड जो है इस सभी मेथड को कॉपी कर देता है। यार इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब या दैट्स इट गाइस, एंड जस्ट इतना मैं बताना चाहता था, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इफ यू चेंज द मेथड डिक्लेरेशन इन सब क्लास इट बिकम्स मेथड ओवरलोडिंग। अब सब क्लास में मतलब यहाँ पे सब क्लास में मैं मान लो यहाँ पे एक इंट arg1 लिख रहा हूँ, मतलब ये जो इसको एक आर्ग्यूमेंट 1 मैं दे रहा हूँ, तो ये क्या हो गया गाइस, ये मेथड ओवरराइडिंग हो गया। क्योंकि अगर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन ना चेंज करके डिक्लेरेशन ही चेंज कर देंगे, जो भी डिक्लेरेशन या फिर हम सिग्नेचर जो कहते हैं, अब देखिए यहाँ पे कोई इनपुट नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं इसका जो है डिक्लेरेशन चेंज कर रहा हूँ। डिक्लेरेशन चेंज करेंगे तो मेथड ओवरलोडिंग हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन चेंज करेंगे तो मेथड ओवरराइडिंग हो जाता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या है गाइस, द मेथड ओवरलोडिंग इज अचीव्ड, ठीक है। तो अचीव्ड था ये, अचीव्ड यूजिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो मेथड ओवरराइडिंग इज अचीव्ड, या फिर मैं कह सकता हूँ कि द मेथड ओवरलोडिंग इज यूज्ड टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे द मेथड ओवरलोडिंग इज यूज्ड, यहाँ पे लिखना था गाइस, ठीक है, यूज्ड टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अभी सेंटेंस करेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए मेथड ओवरलोडिंग होता है, और सॉरी ओवरलोडिंग नहीं गाइस, ये ओवरराइडिंग है, ठीक है, सॉरी। मेथड ओवरलोडिंग जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, और ये जो मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए यूज होता है। इसको नोट कीजिए प्लीज, सॉरी यहाँ पे मैंने टाइपिंग में मिस्टेक कर दीजिए। अब जावा प्रोवाइड स्पेशल कीवर्ड नेम्ड फाइनल, ये जो फाइनल है इसको हम जावा का स्पेशल कीवर्ड बोलते हैं। तो इफ अ वेरिएबल लोकल और अ मेंबर इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल इट कैन नॉट बी रीइनिशिएटेड। तो फाइनल का मतलब क्या है गाइस, जब भी हम कोई वेरिएबल को या फिर जो भी मेथड होता है उसको अगर हम लाइक फाइनल से लिख देंगे, तो फाइनल ए फाइनल बी अगर ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है, तो ये क्लास हो गया। अब क्लास के अंदर कुछ भी ऐसे फाइनल इंट ए इक्वल टू 10 अगर लिखूंगा तो इसको मैं कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकूंगा गाइस। अब मान लो मैं यहाँ पे फिर से ए इक्वल टू 20 लिखना अगर चाहूँगा तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एरर शो हो रहा है। क्योंकि ये जो फाइनल कीवर्ड है इसको कहता है कि ए की वैल्यू जो 10 आपने असाइन की है ये 10 ही रहेगी, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो फाइनल का मतलब होता है कि जब भी एक वेरिएबल फाइनल के कीवर्ड को यूज़ करेगा तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो पाएगी कभी भी प्रोग्राम में आगे। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज फाइनल कीवर्ड। उसके बाद क्या आता है गाइस, इफ द मेथड इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल इट कैन नॉट बी ओवररिडन इन द सब क्लास। तो अगर मैंने वेरिएबल की बात कर ली कि वेरिएबल अगर फाइनल है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते या फिर री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अगर एक मेथड फाइनल कीवर्ड के साथ लिखा गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी सेम है गाइस, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते इन द सेंस उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तो बेसिकली फाइनल कीवर्ड जो है दो तरह से यूज होगा, एक होगा वेरिएबल के साथ यूज और दूसरा होगा मेथड के साथ यूज। जब वेरिएबल के साथ यूज होगा तो उसको हम फिर से इनिशियलाइज नहीं कर पाएंगे, अगर मेथड के साथ यूज किया गया है तो उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। चेंज नहीं कर पाएंगे इन द सेंस ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर द की पॉइंट्स गाइस, एंड प्लीज इसको आप याद रखिए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा एक आता है लास्ट पॉइंट, इफ द क्लास इज फाइनल वी कैन नॉट डिफाइन सब क्लास टू इट, दैट मीन्स कैन नॉट इनहेरिट इन सब क्लास। अब देखिए ये क्या होता है गाइस, एक्लिप्स में अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो अगर मैं यहाँ पे एक फाइनल कीवर्ड डाल दूंगा तो यहाँ पे एरर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और एरर क्या कहता है, द टाइप डेमो2 कैन नॉट सब क्लास टू द फाइनल क्लास डेमो1। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्लास डेमो1 है इसको आपने फाइनल लिखा है। फाइनल का मतलब क्या होता है कि ये चेंज नहीं होगा, ये जो भी इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इसके मेथड्स चेंज नहीं होंगे। और चेंज कब नहीं कर सकते, मतलब चेंज कब कर सकेंगे गाइस, जब हम उसको कॉपी करेंगे तभी तो चेंज कर पाएंगे। अब कॉपी नहीं करने देगा तो यहाँ पे जो एक्सटेंस है मतलब इनहेरिटेंस है इस पर एरर थ्रो करेगा कि आप ये जो डेमो1 जो कि फाइनल क्लास है भाई आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से फाइनल को हटा दूंगा तो आप देख सकते हैं ये एरर भी चला जाएगा। देखिए एरर चला गया, राइट। तो बेसिकली फाइनल का अगर कोई फाइनल देखिए गाइस इंपॉर्टेंट है, 3 ही जगह पे आता है। एक आता है वेरिएबल के साथ, दूसरा आता है मेथड के साथ और तीसरा आता है क्लास के साथ।
वेरिएबल के साथ आएगा तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो पाएंगी, मेथड के साथ आता है तो मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर पाएंगे, क्लास के साथ आता है तो क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, इनहेरिट नहीं कर पाएंगे तो वहाँ उसको हम ओवरराइड भी नहीं कर पाएंगे। जो भी उसके मेथड्स होते हैं उसको हम क्लास को ओवरराइड नहीं कर सकते, मेथड को ओवरराइड करेंगे। अगर मेथड को ओवरराइड करना है तो पहले क्लास को तो इनहेरिट करना पड़ेगा, तो क्लास को ही नहीं इनहेरिट करने देगा तो उसके अंदर के मेथड को तो छोड़ ही दीजिए, आप ओवरराइड नहीं कर सकेंगे। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग मेथड ओवरराइडिंग गाइस। अब इसके बाद जो है अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट के बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि एक फ्रेश टॉपिक होगा गाइज और इसमें ऑलरेडी हमने 20 मिनट डिस्कस कर लिया है। अब देखिए गाइज, मैं और थोड़े से एग्जांपल जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मेथड ओवरराइडिंग के बारे में, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको बताया और बहुत सारे मतलब वीडियोस आपने ऐसे देखे होंगे जहाँ पे एक छोटे मोटे एग्जाम्पल्स को आपको दिखाया जाता है, लेकिन आई थिंक कि लाइक एक एग्जाम्पल इनफ नहीं होता है गाइस, ठीक है। तो 2-3 तो एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे लेने चाहिए। तो बेसिकली और एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो यस, अब यहाँ पे गाइस मैं और एक नया क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। ये सेकेंड एग्जाम्पल है गाइस मेथड ओवरराइडिंग के लिए। ओके, तो क्लास का नेम क्या रखूँगा, मैं रखूँगा पर्सन। तो बेसिकली पर्सन और एक एम्प्लॉय ऐसा कुछ करके मैं एम्प्लॉय और पर्सन दोनों का एग्जांपल लेके आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेथड ओवरराइडिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ पहले। अब क्लास, एक पर्सन के नाम से एक क्लास बना लिया अपने। अब इसमें क्या होगा गाइस, एक पर्सन है मतलब एक इंसान है तो उसका एक नेम होगा, तो एक नेम का मैंने स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल ले लिया। उसके बाद इंट एज मतलब जिसका एज होगा कुछ तो, और उसके बाद कैरेक्टर मतलब लाइक जेंडर उसका हो सकता है, ठीक है। तो इसके जो है जेंडर ले लेता हूँ, जेंडर मेल एम और फीमेल एफ होता है, तो इसके लिए कैरेक्टर टाइप मैंने ले लिया, GENDER जेंडर होता है, ठीक है। तो जेंडर मैंने ले लिया। अब क्या करता होगा इस, अब जैसे कि पता है वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ता है। अब कंस्ट्रक्टर लिखने का तरीका क्या है गाइस, सेम क्लास नेम होना चाहिए, तो सेम क्लास नेम मैंने लिख दिया। अब इसमें कितने वेरिएबल्स जा रहे हैं, इसमें जाएंगे 3 वेरिएबल्स। पहला होगा स्ट्रिंग जो कि नेम है, स्ट्रिंग टाइप है और उसके बाद नेम है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्या है गाइस, इंट एज है और उसके बाद कैर जेंडर है, ठीक है। तो ये तीनों वेरिएबल्स हमारे चले गए। ओके, अब ये 3 वेरिएबल्स डिफाइन करने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दिस डॉट एज दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम मैं लिखूंगा। उसके बाद दिस डॉट एज इक्वल टू एज मुझे लिखना है, और उसके बाद दिस डॉट GENDER जेंडर इक्वल टू जेंडर, ठीक है। तो इन तीनों को मैंने कंस्ट्रक्टर की मदद से इनिशियलाइज कर दिया। अब इसी सेम क्लास के अंदर मैं एक मेथड को लिखना चाहूँगा गाइस, जो कि पूरे डिटेल्स के मेरे ये जो डिटेल्स है नेम एज और जेंडर इनको डिस्प्ले करेगा। तो इसका नाम भी मैं ऐसे ही रख देता हूँ, जैसा नाम वैसा काम होना चाहिए बेसिकली। तो इसके चलते मैं लिख दूंगा इसको वाइड डिटेल्स। वाइड इसका रिटर्न टाइप है, उसके बाद डिटेल्स मेथड का नेम है और कोई भी पैरामीटर इसको मैं नहीं पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे सिर्फ मैं एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है मतलब सिस आउट का एक स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है गाइस, नेम है। नेम क्या होगा गाइस, यहाँ पे नेम को कंकेटिनेट करता हूँ दिस डॉट नेम से, ठीक है। तो दिस डॉट नेम मतलब ये जो पूरा नेम है इसको ले लेगा, इसको मैं कॉन्केटिनेट करना चाहूँगा। उसके बाद एज, एज क्या होता है गाइस, दिस डॉट एज, ठीक है। तो दिस डॉट एज हो गया। अब एज के बाद जेंडर आता है, तो जेंडर मुझे डबल कोट में लिखना है जेंडर, और इसका जेंडर क्या होने वाला है, मेल फीमेल कुछ भी हम ले सकते हैं। तो बेसिकली जो भी देंगे वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है गाइस, दिस डॉट जेंडर, ठीक है। तो दिस डॉट जेंडर मैंने ले लिया। अब ये जो है सब कुछ प्रिंट करेगा, नेम एज और जेंडर इन तीनों को प्रिंट करेगा। ओके, तो एक क्लास मैंने बना लिया। अब एक दूसरा क्लास लेता हूँ गाइस और वहाँ पे मैं एम्प्लॉय के डिटेल्स को लिखूंगा। तो कंट्रोल N मैंने लिखा, मैंने क्लास सेलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद इसका नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय दे देता हूँ, ठीक है। तो एम्प्लॉय और यहाँ पे सेम पैकेज में रहेगा और इसमें कोई भी मुझे मेन मेथड नहीं चाहिए। तो एम्प्लॉय है तो इसके कुछ पैरामीटर्स होंगे गाइस सेम एज दैट ऑफ द पर्सन। तो एम्प्लॉय के भी नाम रहेगा, उसके बाद उसका सैलरी रहेगा, उसके बाद एज रहेगा और कैरेक्टर रहेगा। जैसे कि मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, यहाँ पे इनहेरिटेंस को यूज़ करूँगा। तो पब्लिक क्लास
इसको मैं पब्लिक में डिफाइन कर देता हूँ सो दैट सब कुछ यहाँ पे सभी जगह पे मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ। तो पब्लिक क्लास एम्प्लॉय और इसको एक्सटेंड्स लिखूंगा मैं, ठीक है। तो एक्सटेंड मतलब इनहेरिट्स, किसको इनहेरिट करेगा, ये पर्सन को इनहेरिट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, ये जो पर्सन में मैंने ये जो स्ट्रिंग नेम, इंट एज और कैर जेंडर और ये जो डिटेल्स लिखे हैं ये सब कुछ इसमें भी आ जाएंगे। मतलब नेम, एज और जेंडर को फिर से मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने पर्सन क्लास में इसको डिफाइन करके रखा हुआ है। तो नेम, एज और जेंडर पर्सन के भी सेम रहेंगे और एम्प्लॉय के भी सेम रहेंगे, मतलब वेरिएबल सेम है। यहाँ पे नेम आप डिफरेंट दे सकेंगे और इसके बारे में मैंने यार डिस्कस किया है पिछली वीडियोस में, लाइक यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। तो दैट्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड गाइस कंस्ट्रक्टर के बारे में, तो बेसिकली आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने पब्लिक क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एम्प्लॉय है, ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉय क्लास है पर्सन क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। अब इसके कुछ पैरामीटर्स हो गए, लाइक नेम, एज और जेंडर मैंने ऑलरेडी वहाँ पे लिखा है। तो उसके बाद क्या आता है, उसकी एम्प्लॉय की एक आईडी होती है और जो कि इंटीजर टाइप होगी और उसके बाद इसकी सैलरी होगी, सैलरी मैंने डबल में लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद इसका और भी लाइक डेजिग्नेशन हो सकता है, डेजिग्नेशन मतलब क्या काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने लिखा। अब क्या लिखूंगा गाइज यहाँ पे मतलब इसका भी एक कंस्ट्रक्टर मुझे लिखना होगा। तो इसका एक्सेस मैं लगता हूँ पब्लिक और उसके बाद एम्प्लॉय सेम क्लास नेम मुझे लिखनी है। तो एम्प्लॉय मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पैरामीटर जाएंगे, टोटल 6 पैरामीटर्स, 3 जो मैंने इसके लिए डिफाइन किए थे और 3 जो मैंने यहाँ पे मतलब लाइक ये जो पर्सन में से इनमें से इन तीनों को इनहेरिट किया है, मतलब 3 ये होंगे और उसके बाद 3 जो है यहाँ पे मैंने डिफाइन किए हुए ये 3 होंगे। तो पहली चीज़ क्या है गाइस, पहले नाम से स्टार्ट करता हूँ मैं, स्ट्रिंग, उसके बाद नेम, उसके बाद इंट उसका एज था, उसके बाद क्या जेंडर था, ठीक है। इन तीनों को मैंने लिख दिया। अब ये जो नेम, एज और जेंडर इन तीनों को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है गाइस, तो फिर से इंट और आईडी आ जाता है, उसके बाद डबल सैलरी आ जाएगा और उसके बाद स्ट्रिंग डेजिग्नेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा अपना कंस्ट्रक्टर का जो वेरिएबल से ये सब कुछ आ गया, ठीक है। तो अब उसके बाद कंस्ट्रक्टर ओपन क्लोज ब्रेसेस, और यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब भी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है तो हमें एक्सप्लिसिट सुपर कॉलिंग करनी पड़ती है। तो एक्सप्लिसिट सुपर कॉलिंग कैसे होती है, यूजिंग सुपर कीवर्ड, सुपर कीवर्ड लिखना है, उसके बाद यहाँ पे हमें वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स है उनको पास करना होगा। तो 3 वेरिएबल्स कौन से हम इस क्लास में असाइन करना चाहते हैं, एक तो हो गया नेम, उसके बाद एज, उसके बाद जेंडर। तो इन तीनों को हम ऊपर के जो है पर्सन जो क्लास है और पर्सन क्लास में इनिशियलाइज करना चाहते हैं। तो सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट हमने लिख दिया। अब इसके बाद बचे हुए ये जो 3 वेरिएबल्स है इनको हम इसी क्लास में इनिशियलाइज करेंगे विद हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट id इक्वल टू id, और आपको पता है कि दिस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस वेरिएबल्स को जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं करंट क्लास के उनको पॉइंट करने के लिए। तो दिस डॉट सैलरी इक्वल टू सैलरी एचएस भी हो गई। अब उसके बाद दिस डॉट नेक्स्ट क्या आएगा, डेजिग्नेशन इक्वल टू डेजिग्नेशन, ठीक है। तो इन तीनों को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। अब इसमें मैं मेथड को ओवरराइड करूँगा। तो इन सभी को बताने का कोशिश यही है कि गाइज ये जो वाइड डिटेल्स का मेथड है इसको मुझे ओवरराइड करना है, ठीक है। तो ओवरराइड कैसे कर सकता हूँ गाइज, सेम नेम होना चाहिए, सेम रिटर्न टाइप होगा, ओवर वाइड डिटेल्स मैंने लिखा, सेम यहाँ पे ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, पूरा सिग्नेचर मैंने सेम रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, एक ही एग्जांपल अच्छे से समझ लीजिएगा इस वाइड डिटेल्स ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस। यहाँ पे देखिए वाइड डिटेल्स ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस, सेम डिक्लेरेशन मैंने रख दिया। अब इसमें क्या लिखूंगा, सेम एज दैट ऑफ गाइस लाइक सिस आउट स्टेटमेंट मुझे लिखना है। तो सिस आउट स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे बेसिकली सेम चीज़ें होगी, लाइक नेम होगा, उसके बाद जो भी इसके पैरामीटर्स है इन सभी को मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो बेसिकली एम्प्लॉय नेम,
ठीक है। तो एम्प्लॉय नेम और इसको मैं कॉन्कैटिनेट करूँगा दिस डॉट नेम से, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा आता है गाइस, इसके बाद आता है एम्प्लॉय एज और इसको मैं कॉन्कैटिनेट करूँगा दिस डॉट एज से, ठीक है। अब इसके बाद सॉरी, इस ब्रैकेट के बाहर नहीं जाना है हमें, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा आएगा, अब नेम हो गया, एज हो गया और उसके बाद जेंडर, एम्प्लॉय जेंडर और उसके बाद यहाँ पे कॉन्कैटिनेट होगा दिस डॉट जेंडर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कौन सा गाइस, यहाँ पे आईडी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एम्प्लॉय आईडी और इसको मुझे कॉन्कैटिनेट करना होगा दिस डॉट आईडी से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ आएगी, आईडी के बाद आता है, लेट मी जस्ट सी, आईडी के बाद सैलरी आता है। तो एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। तो एम्प्लॉय सैलरी और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट सैलरी। तो आप कह रहे होंगे इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन बिलीव मी गाइस, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स आप जब देखेंगे तो आपको जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा क्वेश्चन वो तो कुछ भी नहीं लगेगा। अब सैलरी के बाद आता है डेजिग्नेशन, ठीक है। तो इसको मैं छोटे से एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स देखें, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। सो दिस डॉट यहाँ पे क्या होगा, डेजिग्नेशन, फिर से, ठीक है, डेजिग्नेशन मैंने लिख दिया। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है गाइस और लेट मी जस्ट कि इसको यहाँ पे मैंने टर्मिनेट किया हुआ है। अब ठीक है गाइस, तो पूरा मैंने यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है एक लाइन में, ओके। तो मैंने सब कुछ डिफाइन किया, लाइक एक पर्सन का क्लास बना दिया। उसके बाद ये जो एग्जांपल्स है ये हमारे दूसरे क्लास के हैं, तो इसको मुझे यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो पर्सन क्लास था, उसमें दो क्लास, मैंने एक पर्सन क्लास था, एक एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक मेन क्लास को बना देता हूँ गाइस और उसमें इन सभी मेथड्स को मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो देखिए क्या कर देता हूँ, अब यहाँ पे ओवरराइडिंग तो मैंने कर दी क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज किया है। अब कंट्रोल N दबाऊंगा गाइस और यहाँ पे एक नया क्लास बना लिया, नेक्स्ट मैंने दबा दिया। अब यहाँ पे क्या है, मेन क्लास, तो यहाँ पे मेन क्लास 1 मैंने बनाया हुआ है, तो ऑलरेडी है ऐसा बोल रहा है, मेन क्लास 2 बना देता हूँ। तो पैकेज यहाँ पे मैंने बना दिया और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मुझे इसमें चाहिए, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो मेन मेथड होता है यहीं से तो हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो बेसिकली क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे मैं लाइक पर्सन का पहले एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो क्लास का नेम क्या है, पर्सन, PRSON, पर्सन P1 इक्वल टू न्यू पर्सन और यहाँ पे पैरामीटर्स आएंगे। अब पैरामीटर्स क्या आ सकते हैं गाइस, पहला तो उसका नेम था, नेम दत्ता दे देता हूँ, ठीक है। तो नेम के बाद उसका एज देना है, एज 23 दे देता हूँ और उसके बाद उसका जेंडर देना है। तो जेंडर जो कि कैरेक्टर है तो सिंगल कोट में आएगा और मेल में यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा मैंने डिफाइन किया पर्सन P1 के लिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं एम्प्लॉय का भी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स जाएंगे। तो सेम पैरामीटर्स इसको भी जा सकते हैं गाइस, दत्ता, उसके बाद आकाश एम्प्लॉय का नाम रखता हूँ, ठीक है। तो आकाश मैंने एम्प्लॉय का नाम रख दिया। अब इसका भी एज मुझे डिफाइन करना है, लेट अस से इसका एज 22 है और उसके बाद इसका भी जेंडर मुझे लिखना है, मेल लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या आता है गाइस, इसके बाद यहाँ पे क्या कुछ था, आईडी, सैलरी और डेजिग्नेशन था। तो आईडी इंटीजर टाइप ऑफ आईडी थी गाइस, तो 1022 आईडी ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सैलरी थी, अब सैलरी कुछ भी यहाँ पे मैं रैंडमली डाल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद डेजिग्नेशन, मतलब क्या डेजिग्नेशन है और डेजिग्नेशन का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग है तो यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंजीनियर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया। अब देखिए गाइस, मैंने दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनाए हैं, एक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट और एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट। अब जब भी मैं यहाँ पे मेथड्स को कॉल करूँगा, ठीक है, तो लाइक P1 के अंदर के, पर्सन P1 के अंदर के इसके डिटेल्स को देखने के लिए कौन सा मेथड हमने लिखा है, डिटेल्स मेथड लिखा है। तो सेम इस उसी को कॉल करूँगा, DETAILS, डिटेल्स, ठीक है। तो डिटेल्स को मैंने कॉल किया और इसको टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद एम्प्लॉय क्लास के डिटेल्स देखने के लिए भी सेम डिटेल्स ही हमने लिखा था, तो उसको भी मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया,
देखिए गाइस, पर्सन P1 क्लास की डिटेल्स को देखने के लिए इसको हम कॉल कर रहे हैं, उसके बाद एम्प्लॉय क्लास के डिटेल्स को देखने के लिए इसको कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे होता है, तो रेफरेंस P1 है तो P1 के अंदर जाएगा, E1 है तो E1 के अंदर जाएगा। अब इसको मैं सेव करूंगा और आपके सामने यहाँ पे रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेम दत्ता, एज 23, जेंडर मेल। बेसिकली मैंने वहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा है तो इसके चलते ऐसे पास आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है सीधे। एम्प्लॉय नेम यहाँ पे क्या है गाइस, आकाश है। उसके बाद एम्प्लॉय एज, तो बेसिकली ये जो स्पेसिंग का इशू है, मैंने स्पेसिंग अच्छे से नहीं दिया तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे स्पेस देना होगा। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे फिर से स्पेस, राइट। तो यहाँ पे मुझे और स्पेस देना होगा। अब उसके बाद एम्प्लॉय आईडी के बाद स्पेस, सैलरी पे स्पेस, उसके बाद डेजिग्नेशन पे स्पेस, ठीक है। तो स्पेसेस मैंने दे दिए। अब सेम चीज़ इसमें भी करता हूँ गाइस, लाइक नेम के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, एज के बाद स्पेस दूंगा और जेंडर के बाद स्पेस देता हूँ। तो इनको सेव कर लेंगे एक बार से और उसके बाद हम इसको अभी रन कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम दत्ता, उसके बाद एज 23, जेंडर मेल। फिर भी यहाँ पे मुझे दत्ता के बाद भी स्पेस देना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो एम्प्लॉय नेम आकाश, एम्प्लॉय एज 22, एम्प्लॉय जेंडर। तो बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा कि आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं एडिट कर सकता हूँ फिर से, लाइक एज जो यहाँ पे दिस डॉट नेम है, यहाँ पे भी स्पेसिंग देनी होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में स्पेस और एंडिंग में स्पेस ऐसे दूंगा तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो सैलरी और उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन पे, और मैं जल्दी से करना चाहता था इसके लिए मैंने इतना इस पर गौर नहीं किया है, ठीक है। यार होता है मिस्टेक्स, मतलब समझ सकते हैं यार, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी इसको रन करता हूँ। देखिए नेम दत्ता, एज 23, जेंडर मेल। एम्प्लॉय नेम आकाश, एम्प्लॉय एज 22, एम्प्लॉय जेंडर मेल। और उसके बाद एम्प्लॉय आईडी 1022, एम्प्लॉय सैलरी 400040, और उसके बाद एम्प्लॉय डेजिग्नेशन इंजीनियर। तो बेसिकली ऐसे हम मेथड ओवरराइडिंग को कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिटेल्स मेथड था, उसको मैंने ओवरराइड किया एम्प्लॉय में, और इसका सेम सिग्नेचर रख के मैंने इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दिया, और इनहेरिटेंस की मदद से मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली पर्सन को मैंने इनहेरिट किया हुआ है एम्प्लॉय में, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है गाइस मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट सेशन में जो कि 20th पार्ट होगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा अब्स्ट्रैक्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस अब्स्ट्रैक्शन, और इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म। ये दो कॉन्सेप्ट हो गए तो हमारा पूरा और जो ऊप्स कॉन्सेप्ट है, मतलब कोर जावा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग होगा, और उसके बाद बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको कि मैं धीरे धीरे कवर करता जाऊंगा। तो बेसिकली वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।